और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स फॉर प्रीलिम्स 2022 एंड 2023 ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी अमेंडमेंट बिल 2020 जिसको कि पास किया जा चुका था लोकसभा में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has come up with UPSC CSE batches starting on 24th of November for UPSC CSE 2022 as well as 2023, Mission 2022 comprehensive batch course on GS, Expedition 2022 batch for GS as well as Mission 2-year batch course and Expedition 2-year batch course bilingual in Hindi as well as in English language. Unacademy is also providing complete test series to crack UPSC CSE only on GS Combo, Iconic GS and Iconic Combo subscriptions. Now you will get 21 tests for each optional course along with 16 sectional plus 5 full length tests. Also prelims plus mains test series including 80 tests every year, which is further divided into 50 prelims tests, 20 full length tests, 12 sectional tests, 18 topic wise tests plus 30 mains answer writing test worth INR 45,000 free with 1 year and above Iconic GS and combo subscription from 18th to 24th of November. In this you will be getting analysis by top Unacademy educators curated as per changing UPSC pattern, compete with best in India, comprehensive model answers and 101 plus tests in a year as per UPSC standard. Apply the code ARPITA10 to get 10% discount, ARPITA10 to get 10% discount. देखिए आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में, जिसे लोकसभा में पास किया गया था। हाल ही में इसके कंटेक्स्ट को समझा जाए तो 2020 में इसको एनोनिमसली पास किया जा चुका है लोकसभा में। एंड इस बिल की वजह से डायरेक्टली जो इफेक्ट देखने को मिला इट वाज ऑन दी सैलरीज ऑफ दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। अब देखिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, चाहे राज्यसभा के कोई मेंबर हो या लोकसभा के, बिकॉज वो पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। तो राज्यसभा के कोई मेंबर हो या लोकसभा, दोनों को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज कहा जाता है। स्टेट लेवल पे फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो एमएलए यानी कि एमपी का मतलब ये नहीं होता केवल जो लोकसभा में है या राज्यसभा में है, दोनों के ही मेंबर्स को, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एज अ होल, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज कहा जाता है। स्टेट लेवल पर एमएलएज कहा जाता है। अब इस बिल की वजह से देखिए होगा ये कि जो सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 था, जिसको कि अर्लियर अप्रैल 2020 में यूनियन कैबिनेट ने पास किया था, उसको रिप्लेस कर देगा ये बिल। अब जो एम है बिल का वो ये है दैट इट वाज टू रिड्यूस द बेसिक सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय 30% फॉर 1 ईयर। और ये 30% का जो रिडक्शन है इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कोविड-19 पैंडेमिक में जैसे जो सेकेंड वेव आई उसके बाद टू मीट द एक्सीजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ दैट पैंडेमिक, रिडक्शन की वजह से ऑलमोस्ट मोर देन 50 करोड़ का इसमें शामिल होगा, जो पर्टिकुलर पार्ट है ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एमपीज दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। अंडर दिस द गवर्नमेंट ऑल्सो अमेंडेड सर्टेन रूल्स अंडर द 1954 एक्ट दैट वाज टू रिड्यूस द कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेज अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो देखिए 1954 का जो एक्ट है उसमें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेज अलाउंस हो गया, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके अंदर भी रिडक्शन करी गई है। जैसे ही अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी फुल टाइम जॉब पर अप्लाई करते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी फर्दर अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी कुछ सर्टेन अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि 1954 के एक्ट में दिया हुआ है एज पर दी रूल्स। उसको भी अब ये बिल जो है अमेंड कर देता है और 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो अमेंडमेंट्स हैं हैव बीन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2020। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं कि ये कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख पर रहा। फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव व्हाट यू शुड रिमेंबर इज दैट सैलरी रिडक्शन की नीड क्यों अराइज होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनको
हम ही लोग, यानी कि अगर लोकसभा की स्पेशली बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता द्वारा ही चुना जाता है। इनडायरेक्टली के केस राज्यसभा में आ जाएगा, लोकसभा में डायरेक्टली का केस आ जाएगा। तो सैलरी रिडक्शन क्यों होना ज़रूरी था कोविड-19 पैंडेमिक में, तो इससे रिलेटेड मेंस में सवाल आ सकता है, इवन एथिक्स में भी सवाल पूछा जा सकता है, और इवन इन दी ऐसे पार्ट। अब देखिए, जैसे ही इकोनॉमी इफेक्ट होती है कोविड-19 आउटब्रेक पर, and funds are needed to fight with the COVID-19 pandemic, so this will further provide more funds to the government for other schemes as well as the welfare of the people. देखिए, अगर हम इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। स्टेट से मतलब है तंत्र का, जो सरकार है वो वेलफेयर के लिए काम करती है। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट अ प्रो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे अमेरिका में है, या फिर जैसे क्यूबा या चाइना के अंदर हम देखते हैं थोड़ा सोशलिस्ट टच होता है, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में होने का सबसे बड़ा प्रो ये है, एडवांटेज ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को छोड़ा नहीं जाता है पीछे जस्ट ऑन द सेक ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और इसीलिए जो वेलफेयर है लोगों का, और स्कीम्स में फंड को प्रॉपर तरीके से सप्लाई किया जा सके, रिसोर्स एलोकेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आए, सैलरी रिडक्शन की नीड थी। अर्लियर दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि एमपी लैट स्कीम भी जिसको कहा जाता है, फॉर 2 years, यानी कि 2020 से 21 और 2021 से 2022 का जो ये पार्ट है 2 सालों के लिए, एमपी लैट स्कीम को सस्पेंड भी कर दिया गया था अर्लियर इन द 2020 ईयर। नाउ जो भी कंसोलिडेटेड अमाउंट था एमपी लैट फंड्स का 2 सालों के लिए, ये डायरेक्टली सीएफआई में जाएगा, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, काफ़ी लोग, और इनफैक्ट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से चलते हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव्स हों या फिर लिबरल फिलॉसफी में बिलीव करते हों। अक्सर जब भी बात आती है वॉर विद एनिमी स्टेट, या जिससे भी हमारे हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, सबसे बड़ा जो पार्ट आता है वो ये आता है कि अगर वॉर होती है ऑन द फ्रंट बेसिस, तो रिसोर्स एलोकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर कुछ बॉर्डर से जुड़े हुए कंट्रीज जो कि थोड़े छोटे हैं साइज़ में, उनको अगर छोड़ दिया जाए, मेजरली जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड बेसिस पर वॉर नहीं चाहते, या तो वो प्रॉक्सी वॉर करेंगे या डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को सुलझाएंगे। और यही कारण है कि इवन जो होस्टाइल कंट्रीज़ हैं कुछ नेबरहुड में रहते हुए भी भारत के लिए, भारत इसलिए ज़्यादा स्टैंस नहीं लेता है एज फार एज डायरेक्ट वॉर पॉलिसी इज़ कंसर्न, बिकॉज उसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका थोड़ा सा ही पार्ट आप देख सकते हैं इन द कोविड-19 पैंडेमिक, जहाँ पर अगर हमारे पास ये जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन आई, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनफैक्ट सैलरी रिडक्शन का भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो इसका मेन कारण ये है कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करना इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वन, और इसीलिए सैलरी रिडक्शन का पार्ट भी देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ एमपीलैड फंड्स को भेजा जा रहा है फॉर अबाउट 2 years, विच विल डेफिनेटली चेंज अ लॉट। अब बात आती है कि सैलरी कट से डायरेक्ट क्या हेल्प मिलेगी। देखिए, जो प्रपोज रिडक्शन हुआ है 30% का टू द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मिनिस्टर्स, इससे ऑलमोस्ट अराउंड 54 करोड़ रुपीस जो है डायरेक्टली जनरेट होंगे फ्रॉम द रिडक्शन। इनडायरेक्ट बेसिस पर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करी जाए कि कौन सा आर्टिकल इससे लिंक्ड है, देखिए कई बार पॉलिटी में भी सवाल आता है, प्रीलिम्स में पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको आर्टिकल 106 यानी कि आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू डिटरमाइन देयर सैलरी थ्रू लेजिस्लेशन। इनफैक्ट अगर कहीं चेंज भी करना होता है तो आर्टिकल 368 में सिंपल मेजोरिटी की वजह से ये चीज़ प्रावधान चेंज भी किया जा सकता है। अगर हम 1985 की बात करें तो पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ दैट डेलीगेटेड द पावर टू सेट एंड रिवाइज सर्टेन अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि कंस्टिट्यूंसी अलाउंस हो गया जिसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, ऑफिस अलाउंस हो गया, हाउसिंग अलाउंस हो गया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये भी इसमें चीज़ समझनी होगी कि देखिए, जब भी सरकार है, सरकार इज़ नॉट अ कंपनी जहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। डायरेक्टली मेजर उसका जो पोर्शन है वो टैक्स से आता है, और उसी में सबसे बड़ा कारण ये है कि अलाउंसेस को कम करना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द एमपीज। 2018 में अगर हम बात करें, द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2018 प्रोवाइडेड दैट द सैलरी
daily allowance and pension of MPs will be increased every 5 years on the basis of the cost inflation index provided under the ITA यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी हर 5 साल में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई की दर के हिसाब से ही जो MPs का जो अलाउंसेज हैं, सैलरी है, डेली अलाउंसेज हो गया, पेंशन हो गया, उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का मापदंड यानी कि पैरामीटर यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट कि इंक्रीमेंट जो है सैलरीज में, अलाउंसेज में, पेंशन में, वो किस तरीके से करना है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात करें तो वहाँ पर एक अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से सैलरी को डिटरमाइन करा जाता है। इंडिया में अभी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है डायरेक्ट बेसिस पर जो कि सैलरी को डिटरमाइन करे ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको कई बार कुछ इंटेलेक्चुअल स्पेस में लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जिनके हाथ में कानून है वही सैलरी को डिसाइड भी कर सकते हैं, तो कितना ये सही है। बट देखिए डिबेट अलग चीज़ है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव इज कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देशों में क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसको आपको ऑन अ ब्रॉडर स्केल पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो हर 5 साल में ऑन द बेसिस ऑफ द CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सैलरी को डिटरमाइन किया जाता है। केवल इंडिया में ही नहीं, कनाडा में भी हर साल, इंडिया में तो फिर भी 5 साल में होता है, कनाडा में हर साल एनुअली बेसिस पर एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि ACPI के तहत सैलरीज जो होती हैं ऑफ द लेजिस्लेटर्स उसको ठीक किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। इंडिया और कनाडा में हमें देखने को मिलता है दैट द सैलरी इज इंडेक्स टू द इन्फ्लेशन, है कि महंगाई की दर पर ही सैलरी को इंडेक्स किया गया है। बट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा भी कुछ ऐसे देश हैं जहां के लेजिस्लेटर्स यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरी को सेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। Composed of a former MP, former judge and auditor, salary revised annually as per the average public sector earnings. तो एवरेज पब्लिक सेक्टर अर्निंग्स जितनी भी होती हैं उसके ही हिसाब से, उसके ही बेसिस पर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सैलरी को सेट करती है ऑफ द लेजिस्लेटर्स। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसमें कि कुछ सरकार के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमी के पोर्शन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स, लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी मेकर्स का एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है जो सैलरी रिवाइज करता है हर साल के बेसिस पर। ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली पावर नहीं दी गई है लेजिस्लेटर्स के हाथ में टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर सैलरी, टू एडजस्ट देयर सैलरी, बट इट इज गिवन टू दी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ऐसा ही न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है जहां पर कुछ जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कुछ मेंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाते हैं और उसके बेसिस पर ही कितने लेजिस्लेटर की सैलरी होगी उसको सेट किया जाता है। फ्रांस में अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही फर्दर जो मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई उनसे अलग है। पहली जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी वो थी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर पर कौन कौन से देशों में लेजिस्लेटर की सैलरी को रखा जाता है, जैसे इंडिया और कनाडा। दूसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा चुना जाना कि कितनी इसमें सैलरी होनी चाहिए, कितनी कम और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें लेजिस्लेटर के हाथ में पावर नहीं है। तीसरी जो कैटेगरी आती है इट इज़ सैलरी इंडेक्स्ड टू सिविल सर्वेंट्स पे, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पे के हिसाब से। जैसे फ्रांस में होता है एवरेज सैलरी जितनी भी हाईएस्ट होती है और लोएस्ट पेड सिविल सर्वेंट्स हैं at the highest grade used to determine the salaries. Pay of civil servants is decided by the 3 MPs of parliament, treasurers, और ये फ्रांस में देखने को मिलता है। देखिए अगर आप तीनों ही अप्रोचेस को समझें कि एक महंगाई की दर को समझते हुए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा, एक सिविल सर्वेंट्स की हाई और लो पे को चेक करते हुए, इन तीनों ही केसेस में कहीं ना कहीं लेजिस्लेटर्स का भी एक पर्टिकुलर रोल है। इवन आप देखें इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को सेटअप करने में भी फॉर्मर MPs होंगे, कहीं पर हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हों, तो गवर्नमेंट के रोल को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो ये कहना कि बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा ही सैलरी ऑफ द लेजिस्लेटर शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज और एडजस्टेड, ये पॉसिबल नहीं है, ये काफ़ी यूटोपियन है। बट स्टिल ये 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी है, इन्फ्लेशन on the basis of inflation, on the basis of independent authority and indexed on the basis of civil servants highest or lowest pay। तो कुछ ये कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। एमपीलेट स्कीम से भी पिछली बार क्वेश्चन आया था। So before I end this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Standout is here. Chance to stand out from the crowd with experienced coach. Buy 1 year Iconic GS and get 12 months optional free.
Buy 2 years Iconic GS and get 24 months optional free, and buy 3 years Iconic GS and get 36 months optional free. Iconic GS plus experienced coach plus free optional starting from 18 November till 24th November. Apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Also, UPSC Combat for history and polity is here. 50 questions, 60 minutes. The test will be in English as well as in Hindi. 100 lucky participants to win Amazon vouchers up to rupees 10,000. Up to 100% scholarship from a pool of 4 crore rupees. Terms and conditions apply. Available in both Hindi as well as in English language. On 21st November, 11 AM. On Android app as well as web. The test will be live. Apply the code ARPITA10 to enroll yourself. ARPITA10. This was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.